दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ये डिमांडिंग लेक्चर थे। जेट आईसीआर बीएचयू वालों की डिमांड थी कि सर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाए साथ के साथ ही। तो ये आपकी डिमांड पर आज हम बायोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा दोस्तों, जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में जो आप सीखेंगे उन सबके प्रश्न होंगे, 10-15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होंगे। जो पूरा कार्बोहाइड्रेट्स आज हम कवर कर लेंगे उस कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि हमने मोनोसैकेराइड्स जो थे वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो जिन दोस्तों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसमें उनको पूरा मोनोसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। दोस्तों आज इस सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है, ओलिगो ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ओलिगो इज इक्वल टू होता है ए फ्यू, कुछ थोड़ा बहुत। और सैकेराइड का मतलब होता है सेके, राइट का मतलब होता है बेटा शर्करा। तो ओलिगोसैकेराइड किसे कहेंगे? वे शर्कराएं, वे शर्कराएं जो कि जल अपघटित होकर दो से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। कौन से सैकेराइड्स कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड, कि जिनका आप जल अपघटन कराएंगे और जल अपघटन से आपको क्या मिलेगी? 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां अगर मिलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स की संख्या के आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। कि अगर कोई ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां देता है, कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयां देता है? 2, तो उसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स। ठीक है। डाइसैकेराइड का मतलब समझ में आ गया आपके, कि कोई ऐसी ओलिगोसैकेराइड इकाई जो जल अपघटन पर कितनी मोनोसैकेराइड इकाइयां देगी? 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां। उन्हें हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज और दोस्तों माल्टोज। देखिए, तो अगर आपको क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलती है तो उस ओलिगोसैकेराइड को क्या कहा जाएगा? डाइसैकेराइड कहा जाएगा। और डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है दोस्तों। और अगर कोई ओलिगोसैकेराइड जल अपघटन पर 3 मोनोसैकेराइड इकाई देती है तो उसे कहा जाएगा ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स। तो वे ओलिगोसैकेराइड जो कि जल अपघटन पर 3 मोनोसैकेराइड इकाई देते हैं। कितनी मोनोसैकेराइड इकाई देंगे? 3
मोनोसेकेराइड्स इकाई देते हैं, इकाई देते हैं। तो जो अगर 3 मोनोसेकेराइड्स इकाई देंगे उन्हें हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड। क्या कहेंगे? ट्राइसेकेराइड। और ट्राइसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है, याद रखना दोस्तों, वो है रेफिनोस। ये याद रखना है आपको। ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? रेफिनोस। कौन सा नोस? रेफिनोस। अगर कोई ओलिगोसेकेराइड कितनी मोनोसेकेराइड इकाई दे? 4 मोनोसेकेराइड इकाई दे, तो उसे हम कहेंगे टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड्स, ठीक है। और टेट्रासेकेराइड मतलब कितनी मोनोसेकेराइड इकाई देंगे? 4 मोनोसेकेराइड्स देते हैं, इकाई देते हैं। अगर किसी ओलिगोसेकेराइड का क्या कराया जाए दोस्तों? जल अपघटन कराया जाए और उस पर आपको 4 मोनोसेकेराइड इकाई मिले तो उसे हम कहते हैं टेट्रासेकेराइड। और इसका एग्जाम्पल है, ये याद रखने आपको, एग्जाम्पल बार बार कह रहा हूं, जेट आईसीआर बीएचयू वालों, एग्जाम्पल इसका होता है स्टेकायोस। कायोस, ठीक। अगर 4 दिया तो स्टेकायोस हो गया, ठीक है, टेट्रासेकेराइड। 5 देगा तो पेंटासेकेराइड, 6 देगा तो हेक्सासेकेराइड, ठीक है दोस्तों। तो 10 तक तो हम लिख सकते हैं। तो देखिए 3 हो गया टेट्रासेकेराइड। एक और देखते हैं, पेंटासेकेराइड्स के बारे में बात करें। देखिए पेंटासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स मतलब कितनी मोनोसेकेराइड इकाई देंगे? 5 मोनोसेकेराइड इकाई देंगे। कितनी देंगे? 5 मोनोसेकेराइड्स। इकाई देते हैं। किस पर देंगे? जल अपघटन पर, ठीक है। 5 मोनोसेकेराइड इकाई अगर कोई ओलिगोसेकेराइड देता है तो उसे कहते हैं पेंटासेकेराइड्स। और इसका एग्जाम्पल है वर्बेस्कोज, वर्बेस्कोज, याद रखना दोस्तों, ठीक। अब देखिए, हमने देखा था डाइसेकेराइड। इसी प्रकार से अगर 6 दे तो हेक्सासेकेराइड, 7 दे तो हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, ठीक है। और 10 दे तो डेकासेकेराइड, 9 दे तो नोनासेकेराइड, ठीक। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में। देखिए ना, डाइसेकेराइड का एग्जांपल मैंने देखा था सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, बहुत काम आएगी। सुक्रोज, सुक्रोज को कहा जाता है सामान्य शर्करा, सामान्य शर्करा। सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। सुक्रोज को क्या कहते हैं? सामान्य शर्करा। अगर आ जाए सामान्य शर्करा किसे कहते हैं तो आंसर जाएगा सुक्रोज। क्या जाएगा? सुक्रोज। देखो इधर, ये जो सुक्रोज होता है ये पाया जाता है मुख्यतया गन्ने व चुकंदर में, मुख्यतया गन्ने व चुकंदर में पाया जाता है, गन्ने व चुकंदर में पाया जाता है। तो एक और प्रश्न बन गया कि गन्ने और चुकंदर में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो आंसर जाएगा सुक्रोज। कौन सा जाएगा? सुक्रोज। अब देखो आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, बहुत काम आएगी, अच्छे से ध्यान से देखिए।
सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं, सुक्रोज का क्या कराया जाएगा, जल अपघटन कराया जाता है तो इससे 2 मोनोसेकेराइड इकाई मिलती है और एक मोनोसेकेराइड इकाई एक ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज, कोस फ्रुक्टोज। तो एक और प्रश्न बन सकता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, तो आंसर जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। इसके बाद आता है दूसरा डाइसेकेराइड, लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक। और जब इस लैक्टोज का जल अपघटन कराया जाएगा तो हमें 2 मोनोसेकेराइड इकाई मिलेगी। ठीक है, लैक्टोज के जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड इकाई मिलेगी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो अगला प्रश्न यही हो सकता है कि लैक्टोज कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो आंसर जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और लैक्टोज को बेटा कहा जाता है दुग्ध शर्करा। कौन सी शर्करा कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो आंसर जाएगा लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एक और डाइसेकेराइड देखते हैं हम। माल्टोज, ये भी डाइसेकेराइड है, माल्टोज। जिसके पीछे भी ओज लगेगा वो शर्करा होगी। क्या होगी, शर्करा। ओज लगते ही क्या हो जाती है, शर्करा। माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो इससे 2 मोनोसेकेराइड इकाई मिलेगी। एक मोनोसेकेराइड इकाई तो होती है हमारी ग्लूकोज, दोनों ही ग्लूकोज होगी इस पे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज की मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या होगी, ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज अणु आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। अब बात आती है कि ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ती है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां या मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में, मोनोसेकेराइड इकाइयां राइड्स इकाइयां मोनोसेकेराइड्स इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो कौन सा बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। याद रखना भाई, और ग्लाइकोसिडिक बंध मतलब ओ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ओ, इससे जुड़ी हुई। तो प्रश्न में प्रश्न आता है कि मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जिस बंध द्वारा जुड़ी रहती है उसे कहते हैं, तो आंसर जाएगा ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रह जाएगा, मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो दोस्तों ये ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में कुछ बातें थी, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स को हमने, ठीक है, भागों में बांट सकते हैं। अगर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपको प्राप्त हो रही है तो उसे डाई कहेंगे, 3 हो रही है तो ट्राई कहेंगे, 4 हो रही है तो टेट्रा, 5 हो रही है तो पेंटा। और इन सब के एग्जाम्पल्स हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि डाइसेकेराइड इकाइयां कौन कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयों से बनी है, मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में कौन से बंध से जुड़ी हुई है उसके बारे में भी हमने देखा। दोस्तों ओलिगोसेकेराइड के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। कौन सा सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये तुमको लास्ट जानकारी है।
इसके बाद हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे बाद इसके बाद ओलिगोसैकेराइड के बाद दोस्तों बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। कौन से सैकेराइड्स की? पॉलीसैकेराइड्स। देखिए इधर ओलिगोसैकेराइड्स के बाद पॉलीसैकेराइड्स। देखिए इधर ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे सैकेराइड्स जो कि जल अपघटन पर, कौन से अपघटन पर? जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई देते हैं। 10 से ज्यादा, 10 से अधिक क्या देते हैं दोस्तों? मोनोसैकेराइड्स। दस से अधिक मोनोसैकेराइड्स देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। एक और खास बात इसमें याद रखना, यह मोनोसैकेराइड के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मोनोसैकेराइड के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, तो आंसर जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। किसको जाएगा? पॉलीसैकेराइड। जेट वालों ध्यान से पढ़ लेना, बहुत काम की चीजें। आगे देखिए, उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात है इसमें, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं यह स्वाद में मीठे नहीं होते। स्वाद में मीठे नहीं होते, नहीं होते। ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और देख लो, यह जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील, जल में घुलते नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। अब होते कौन कौन से पॉलीसैकेराइड वो देखिए आप। पॉलीसैकेराइड में आपने नाम सुना होगा सेलुलोज का, लॉज, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, लिग्निन, पैक्टिन, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कौन से सैकेराइड्स होते हैं? पॉलीसैकेराइड, यानी कि बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर के क्या बनाती है? पॉलीसैकेराइड बनाती है। ठीक है। तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, पैक्टिन, लिग्निन, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। लेकिन जो मैंने सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन को लिखा है, ये होते हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना, सरल पॉलीसैकेराइड्स। सरल पॉलीसैकेराइड्स, सरल पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। और जो लिग्निन, पैक्टिन है, लिग्निन, पैक्टिन, ये होते हैं जटिल पॉलीसैकेराइड्स। जटिल पॉलीसैकेराइड्स।
ठीक है, याद रह जाएगा। सरल कौन से, जटिल कौन से है, क्या पूछ ले कि निम्न में से सरल पॉलीसेकेराइड है, लिग्निन, पैक्टिन और स्टार्च, नन। तो आंसर जाएगा स्टार्च। क्या जाएगा? स्टार्च। याद रह जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, और इंपॉर्टेंट बात, आप सब जानते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, सब जानते हैं ना। देखिए, ग्लाइकोजन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को बेटा याद रखना, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, इसको कहा जाता है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक कहा जाता है, और ये जंतुओं के यकृत में पाया जाता है। यकृत में पाया जाता है, जंतुओं के यकृत में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में ये क्या रहता है? जमा रहता है। और कहां पर? यकृत में संचित रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जंतु उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु उत्तक कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में बात की। चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है, इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा वो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो आप मेरे साथ बने रहना, जरूर देखना। जिन्होंने ये लेक्चर देखा है वो पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू सो मच।